Hello students, welcome back. कैसे हैं आप सभी? Friends, today I am here with a new chapter of class 9th, that is history chapter number 2, socialism in Europe and Russian revolution. तो आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9वीं का। हिस्ट्री का चैप्टर समाजवाद और रूसी क्रांति। तो फ्रेंड्स, रूसी क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन, क्या कारण थे कि 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ? देखिए, 1917 में जब वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, आपको पता है, आप पहले पढ़ चुके हैं कि 1914 से लेके 1918 तक का जो टाइम पीरियड है, उस समय वर्ल्ड वार 1 चल रहा था। ऐसे क्या कारण हुए, ऐसे किस तरह के सर्कमस्टांसेस पैदा हुए कि रशिया में रूसी क्रांति हो गई, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया और राजतंत्र को खत्म कर दिया गया। उस समय रशिया में जो मोनार्की रूल कर रही थी उसका नाम था रोमनोव। तो रोमनोव डायनेस्टी के रूल को खत्म कर दिया गया और उस समय जो यहां के राजा थे, जार निकोलस टू, इनको गद्दी से हटा दिया गया। देखिए, रशिया में राजा को, किंग को जार कहा जाता है। तो जार निकोलस टू को 1970 की इस क्रांति में हटा दिया गया गद्दी से और एक नए समाज का निर्माण हुआ और एक नई सरकार का निर्माण हुआ, जिसे कहा गया साम्यवादी सरकार। साम्यवादी मीन्स कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का गठन हुआ 1922 के बाद, 1922 के बाद रशिया के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, 18th सेंचुरी के एंड तक बहुत सारे आर्थिक और सामाजिक बदलाव हुए दुनिया में। 1789 में आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से फ्रांस के लोगों ने प्राचीन समय से चले आ रहे राजतंत्र को खत्म किया और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को फॉर्म किया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और नई विचारधाराओं को प्रोपगेट किया। फ्रांस की इस क्रांति के बाद यूरोप के समाज में नए नए विचार प्रोपगेट होने लगे, नए नए विचार उभर के सामने आने लगे। आजादी की बातें होने लगी, लिबर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम की लोग बातें करने लगे, कॉन्स्टिट्यूशन की लोग बातें करने लगे, समानता की लोग बातें करने लगे, इक्वालिटी की बातें होने लगी और लोगों द्वारा चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बातें होने लगी। फ्रांस की इस क्रांति ने अब एक नया आयाम, एक नए सर्कमस्टांसेस, नई परिस्थितियां पैदा की। जो राजतंत्र अनेकों वर्षों से पूरे यूरोप में, पहले कोई राष्ट्र नहीं होता था, सब जगह किंगडम्स हुआ करती थी, लेकिन पहली बार फ्रांस ने दुनिया में एक नया एग्जाम्पल सेट किया और इस दृढ़ और कठोर रिजिड मोनार्की सिस्टम को खत्म करके रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को फॉर्म किया। तो इस तरह की क्रांति ने बदलाव की संभावनाओं को समाज के सामने रखा। उन्होंने प्रूव किया कि चेंज इज पॉसिबल। कभी किसी लोगों ने नहीं सोचा था, कभी किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा था कि इस तरह के राजतंत्र को खत्म करना भी संभव है। उस समय का जो यूरोपियन सोसाइटी थी, जो समाज थी, उसमें समाज अमीर और गरीब दो तबकों में, दो फैक्शंस में डिवाइडेड था। मुट्ठी भर 10 से 15% मुट्ठी भर जो एरिस्टोक्रेटिक अमीर लोग होते थे, जो कि नोबल या क्लर्जी हुआ करते थे, उनके पास बड़े बड़े बंगले होते थे और वो सब तरह के प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे, जबकि दूसरी तरफ 80 to 85% पीपल, दे वर पुअर, दे वर पुअर फार्मर्स, वर्कर्स एंड स्लेव्स। लेकिन फ्रांस की इस क्रांति ने अब लोगों के लिए, दे ओपन्ड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ चेंजेस इन द सोसाइटी, यानी बदलाव संभव है, यह करके दिखाया
फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस की क्रांति होने के बाद अब जो एक पढ़ा लिखा नया तबका, पढ़ा लिखा एक नया रैशनल सोसाइटी जो डेवलप हो रही थी यूरोप के अंदर, उसने 3 तरह के विचारों को प्रोपेगेट किया। 3 तरह के, पूरा यूरोप के अंदर 3 तरह के विचारधाराओं वाले लोग जो थे वो अपने अपने विचारों को समाज में फैला रहे थे। फ्रांस की क्रांति के बाद एक बहुत बड़ा फैक्शन जो था सोसाइटी का, वो लिबरलिज्म को फॉलो करने लगा। इसके अलावा जो प्राचीन विचारों वाले लोग थे, जो ज्यादा बदलाव नहीं चाहते थे, उस तरह के लोगों की भी संख्या कम नहीं थी, वो कहलाए कंजर्वेटिव। इन लिबरल से भी आगे, इनसे भी ज्यादा खुले विचारों वाले व्यक्ति वो रेडिकल्स कहलाए। अब रशियन रिवॉल्यूशन के समय, जिस समय दुनिया में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे और मशीनों के इन्वेंशन ने, द इन्वेंशन ऑफ मशीन हैव ब्रॉट लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस इन द सोसाइटी ऑफ यूरोप। मशीनों के आने से उत्पादन करने के तरीके बदल गए। जो उत्पादन पहले दस्तकारों के द्वारा किए जाते थे, हाथों के द्वारा जो फिजिकली मैनुअली जो लोग प्रोडक्शन किया करते थे, अब उनकी मार्केट में डिमांड घटने लगी। मशीनों से बने हुए ये उत्पाद, हैंडमेड गुड्स could not compete with the machine made goods। इससे 2 बातें हुई। एक तरफ तो मशीनों के आ जाने से प्रोडक्शन बढ़ने लगा और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, लेकिन दूसरी तरफ एक मशीन ने उन अनेकों लोगों को बेरोजगार कर दिया। जो काम 100 लोग मिलकर करते थे, एक काम को करने में जो 10 दिन लगते थे, अब मशीनों ने उस काम को कुछ ही घंटों में संभव कर दिया। 100 लोगों का काम एक मशीन करने लगी। तो जब नए अवसर पैदा हुए मशीनों से, तो गांव के क्षेत्रों में पहले से जो पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो दस्तकारों का जो एक होल्ड था, जो एक कंट्रोल था, जो उनके गुड्स की डिमांड थी, वो घटने लगी। एंड इन दिस वे हैंडमेड गुड्स स्टार्टेड टू डिक्लाइन इन द सोसाइटी, जिससे बहुत सारी बेरोजगारी पैदा हुई और गांवों से लोग अब नए अवसरों की तलाश में शहरों की तरफ आने लगे। इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम चल रहा था, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी लेके आया। मशीनों के आ जाने से शहरों की तरफ जो लोग पलायन करके आ रहे थे, सबको नौकरियां नहीं मिली। लोग नौकरी की तलाश में शहर में आ रहे हैं, शहरों में भीड़ बढ़ रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, जिससे लोगों का जीवन और ज्यादा कष्टकारी हो गया। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट लोग थे, जो पूंजीवादी लोग थे, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रखी थी, वो लोग कौन थे? वो लोग वही एरिस्टोक्रेट लोग थे जिनके पास पैसा था। उन्होंने अपने पैसे से मशीनें खरीदी। उस समय मशीनें बहुत महंगी होती थी और हर व्यक्ति मशीन अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो ये जो अमीर लोग थे, उन्होंने ही फैक्ट्रीज लगाई और यही कैपिटलिस्ट लोग इन मशीनों के द्वारा और अमीर होते जा रहे थे, जबकि इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। तो फ्रेंड, जब लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो बदलाव के बारे में सोचते हैं। इस समय लोग, ये जो गरीब लोग थे, जो फैक्ट्री मजदूर थे, उनको कई कई घंटे काम करना पड़ता था। कई घंटे काम करने के बाद भी उनको बहुत अच्छी वेजेस नहीं दी जाती थी। दे वर अर्निंग वेरी लो वेजेस एंड दे वर अनेबल टू फीड देयर फैमिलीज प्रॉपरली। तो इस तरीके से जब इस तरह की नई प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आई और बदलाव की अपॉर्चुनिटीज की संभावनाओं को, फ्रांसीसी क्रांति तो 18वीं सदी में पहले ही ये चीज एग्जांपल सेट कर चुके हैं फ्रांस के लोग कि समाज में बदलाव किया जा सकता है। तो 18वीं सदी से 20वीं सदी का जो समय है, जब रूसी क्रांति हुई, इन 100-200 सालों में अब एजुकेशन स्प्रेड हो चुकी है। लोग अखबार पढ़ते हैं, लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं और कुछ चिंतनीय लोग, इंटेलेक्चुअल जो एलिट, जो एजुकेटेड स्कॉलर पीपल हैं, जो यूरोप की सोसाइटी में थे, अब अखबारों के जरिए, नॉवेल्स के जरिए, किताबों के जरिए लोगों तक अपने खुले विचारों को पहुंचाने लगे। और इस तरह के खुले विचारों में
वो लोगों की इंडिविजुअल स्वतंत्रता की बातें करने लगे, इंडिविजुअल फ्रीडम की बातें करने लगे, इक्वलिटी की बातें करने लगे और रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करने लगे। तो ये जो एक नई विचारधारा जो 19th सेंचुरी के एंड में ऐड हुई, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म, समाजवाद। तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो ये लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, तीन तरह के विचारधारा वाले लोग जो समाज में थे, अब एक नए तरह के विचारों वाले लोग समाज में आए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एक नए तरह के समाज, एक नए तरह की विचारधारा को जन्म दिया और वो था समाजवाद। तो फ्रेंड्स, समाजवाद ये ऐसा एक विचारधारा थी, ये एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल के पास जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी उसको नकार दिया। जो सोशलिस्ट लीडर थे, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने लोगों को बताया कि जो ये समाज में डिस्पैरिटी है, जो इनइक्वालिटी है, मुट्ठी भर लोग बहुत अमीर हैं, उनका मुख्य कारण है प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी कि कुछ ही लोगों के हाथों में देश के सारे रिसोर्सेज चले गए हैं। अगर समाज में इस तरह की डिस्पैरिटी को दूर करना है तो फिर सबको इक्वेलिटी में लाने के लिए यह जरूरी है कि इस तरह की प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स को खत्म किया जाए और रिसोर्सेज को सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जब इस तरह की समाजवादी विचार, यानी समाज के भले के लिए, समाज के भले के लिए, समाज के उत्थान के लिए जब बातें होने लगी, अखबारों के जरिए, किताबों के जरिए, नॉवेल्स के जरिए, जब मिल वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाने लगा, तो बहुत सारे लोग इस विचारधारा के प्रति अट्रैक्ट हुए और कंसंट्रेट होने लगे और दुनिया के अलग अलग देशों में, जर्मनी में, रसिया में, फ्रांस में और अलग अलग देशों में वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी, सोशलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी। जैसे जर्मनी में एसडीपी, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ। इसी तरह से ब्रिटेन में लेबर पार्टी करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ जो कि लेबर्स की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे। ऐसे समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर के दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के संगठन बनने लगे। तो इस तरह एक नई समाजवादी विचारधारा पनप रही थी और इसी समाजवादी विचारधारा में रशियन क्रांति को, रशियन रेवोल्यूशन को अंजाम दिया। तो फ्रेंड्स, अपने इस चैप्टर में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। एक तो हम इन विचारों को पढ़ेंगे कि किस तरीके से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने और फ्रांस की क्रांति ने अलग अलग तरह के विचारवादी लोगों को समाज में प्रसारित किया और दुनिया के सभी देशों में लोग अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस ओपन करने लगे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगे और फिर समाज के भले के लिए काम होने लगे, समाज के भले के लिए, इक्वेलिटी के लिए जो है डिबेट एंड डिस्कशन होने लगे। आज के जमाने में वी आर इंडियंस, वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री। आज हमारे देश में मेल एंड फीमेल, गर्ल्स एंड बॉयज, both are equal in the laws of the constitution. We have a written constitution. We all citizens have been given fundamental rights. आज हमारे पास एक छोटे से बच्चे को भी अपने सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में मालूम है। औरतें अपने समानता के अधिकार के लिए लड़ रही हैं। उनको पार्लियामेंट के अंदर जो है 1/3 रिजर्वेशन दी गई है। बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके लिए भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। तो आज की ये जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, ये हमें गिफ्ट में नहीं मिली या ये ऑटोमेटिकली हमारे पास नहीं आई। इसके लिए बहुत सारे विचारकों ने स्ट्रगल किया, सोशल रिफॉर्मर्स ने स्ट्रगल किया और बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद आज इस तरह की हम फंडामेंटल राइट्स की बातें करते हैं, इक्वलिटी की बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बातें करते हैं। नाउ वी कैन रेज आवर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हमारे पास आरटीआई का अधिकार है। गवर्नमेंट कैसे फंक्शनिंग कर रही है, क्या फंक्शनिंग कर रही है, हम आरटीआई के द्वारा जान सकते हैं। और अगर हमें कभी भी लगता है कि सरकार की किसी पॉलिसी के कारण या किसी व्यक्ति के कारण हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो वी कैन गो टू द जुडिशरी एंड जुडिशरी विल रिजॉल्व द डिस्प्यूट। वी हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड वी चूज अवर रिप्रेजेंटेटिव्स। वी ऑल हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। महिलाओं को, पुरुषों को, ऊंची जात, नीची जात,
सबको, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों ना करता हो, एवरीवन इज इक्वल इन आवर कंट्री। जो समाज आज हम जी रहे हैं, यह समाज यूरोपियन सोसाइटी से शुरू हुआ, यह बदलाव यूरोपियन सोसाइटी से शुरू हुआ। राजतंत्र खत्म हुआ और इस तरह के नए नए विचार, स्वतंत्रता की बातें, समानता की बातें, फंडामेंटल राइट्स की बातें, ये धीरे 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 समाज में पनपने लगी। फ्रेंड्स, जैसे आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में पहले के जो लीडर्स थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, वो मॉडरेट विचारों वाले लोग थे। वो सरकार के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते थे। वो तो पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स के द्वारा, रिक्वेस्ट करके, लेटर्स के द्वारा सरकार से अपनी कुछ डिमांड्स मांग रहे थे, अपनी कुछ मांगे मांग रहे थे, पूरी करना चाहते थे। लेकिन फिर उसके बाद जब सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी और उनको सप्रेस किया गया, जेलों में डाल दिया गया, तो धीरे धीरे लोगों को विचार और ज्यादा क्रांतिकारी होने लगे। और फिर एक्सट्रीमिस्ट समाज में आए, जिन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया फॉरेन ट्रेड का। उसके बाद क्रांतिकारी समाज में आए राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग, जिन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी ट्रेन को लूट लिया। भगत सिंह जैसे लोग, जिन्होंने असेंबली में बम फेंका और फांसी पर चढ़ गए। सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। तो जिस तरीके से हमारे भारत में मॉडरेट, फिर एक्सट्रीमिस्ट और फिर उसके बाद रिवॉल्यूशनरी लोगों के विचार बदलते चले गए, लोग और आक्रामक होते चले गए और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और हम आजाद हुए और आज हम सब एक समान हो गए हैं भारत में। इसी तरह यह शुरुआत हुई थी, इस तरह के विचारों की शुरुआत हुई थी यूरोप से। फ्रांस की क्रांति ने तो रास्ते खोले, उसके बाद लोगों के विचार बदलते चले गए, लोग और एडवांस हुए और चिंतन करना शुरू किया और ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग जो है समाज में आए और इस तरीके से समाजवादी विचार भी 19वीं सदी में, मशीनी युग में, ये एक नया विचार समाज में आया। तो फ्रेंड्स, हमारे इस चैप्टर में एक तो हम इन विचारों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जब हम सोशलिज्म इन यूरोप को पढ़ लेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे कि इस सोशलिज्म ने, इस समाजवादी विचारधारा ने कैसे रूस के लोगों को प्रमोट किया एक क्रांति करने के लिए, कैसे लोगों को उकसाया एक क्रांति करने के लिए। और लोगों ने रशिया में क्रांति कर दी 1917 में फरवरी के महीने में, और राजा निकोलस को गद्दी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद 1917 से बाद 1922 तक किस तरीके से रशिया में एक सिविल वॉर चला और सिविल वॉर खत्म होने के बाद में बोल्शेविक पार्टी की सरकार आई और व्लादिमीर लेनिन ने समाजवादी विचारों पर बेस्ड एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की गठन की। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ रशिया, रशिया के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है दोस्तों। मैंने आज आपको एक ओवरव्यू दिया, मैंने आज आपको समझाया कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग इन टर्म्स को बारी बारी से समझेंगे और कौन लोग थे जिन्होंने इसको प्रोपेगेट किया। सोशलिज्म के विचारों वाले 4 प्रमुख एलीट एजुकेटेड स्कॉलर पीपल जो आपकी किताब में दिए हुए हैं, रॉबर्ट ओवन, माउंट ब्लैंक, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या डिफरेंस था लिबरल्स के विचारों में, कंजर्वेटिव्स के विचारों में, रेडिकल्स के विचारों में और सोशलिज्म के विचारों में, इनके विचारधारा में क्या बदलाव हुए, क्या इनमें फर्क था, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे रशियन क्रांति किस प्रकार से शुरू हुई, उसका क्या अंजाम हुआ। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।